बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 25 मई को यानी परसों इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च कहें या चढ़ाई कहें, उसके ऐलान के बाद वफाकी हुकूमत ने फेडरल कैपिटल यानी इस्लामाबाद को आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज के हवाले करने पर गौर शुरू कर दिया है। ज़रा ये कहते हैं कि इस्लामाबाद को आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज के हवाले किया जा सकता है। इस्लामाबाद पुलिस के तमाम मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं, नोटिफिकेशन जारी हो गए हैं और 24 मई से अगले हुक्म तक मुलाजमीन की मासवा इमरजेंसी के छुट्टियां मनसूख कर दी गई है। तो कल से बल्कि आज से इस्लामाबाद के अंदर एक हलचल सी नज़र आती है और खान साहब का लॉन्ग मार्च रोकने के लिए हुकूमत तैयारियां कर रही है। और ज़रा ये कहते हैं कि हुकूमत और इसके इत्तेहादी का हम इजलास करने जा रहे हैं, जिसमें इस बात का फैसला किया जाएगा कि लॉन्ग मार्च को रोकना है तो कैसे रोकना है और अगर जाने देना है तो कैसे जाने देना है। ज़रा ये कहते हैं कि हुकूमत ने लॉन्ग मार्च को रोकने का फैसला कर लिया क्योंकि मुतहारबीन ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं, यानी दोनों तरफ से जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो कह रहे हैं कि नून लीग ने लॉन्ग मार्च में खूनी तसादम का प्रोग्राम बना लिया है, अपने लोगों को लॉन्ग मार्च के अंदर घुसा कर फायरिंग की जाएगी और इस तरह किया जाएगा। ये सब तमाम वो प्रोपोगंडा है जो कि तहरीक इंसाफ के लोग फैला रहे हैं, यानी उनको अभी से ख्वाब आना शुरू हो गए हैं कि उनका लॉन्ग मार्च नाकाम बनाने के लिए इस किस्म की साजिश की जा सकती है कि हजूम में भगदड़ मचा दी जाए और फायरिंग करा दी जाए और कुछ लाशें गिरा दी जाए, खुदा ना खास्ता इस तरह की कोई सूरत हाल क्रिएट की जाए जिससे ये पुरअमन मार्च जो है वो खूनी मार्च में तब्दील हो जाए। तो इस किस्म की खिचड़ियाँ पकाई जा रही है तहरीक इंसाफ के हलकों में और ये बात उनके जो उनका प्रोपेगेंडा का मीडिया है वो ये बातें कर रहा है। दूसरी तरफ हुकूमत के लोग भी इस बात पर मुसर है और कहते हैं जी कि खान साहब ने खूनी तसादुम का प्रोग्राम बनाया हुआ और ये भी कोई ऐसा प्लान रखते हैं कि जिसके नतीजे में कोई गड़बड़ हो जाए और ये जो लॉन्ग मार्च है ये खूनी लॉन्ग मार्च में तब्दील हो जाए। शेर रशीद भी कह चुके हैं कि ये लॉन्ग मार्च खूनी लॉन्ग मार्च होगा। अब ये इत्तेफाक नहीं, ये हकीकत है कि 25 मई को बहुत से अहम काम होने हैं। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात की जो फाइनल डील है वो 25 मई को शुरू होनी है। इसके अलावा मिसाल मलिक ने अपने शौहर की रिहाई के लिए यानी यासीन मलिक की रिहाई के लिए 25 मार्च को बाहर निकलना है। उन्होंने भी ऐलान कर रखा है कि वो यासीन मलिक की रिहाई के लिए बाहर निकले लोग, क्योंकि यासीन मलिक को भारतीय जो हुकूमत है वो उनको सख्त से सख्त सज़ा देना चाहती है, उनकी किस्मत का फैसला करने वाली है और उन्हें मारना चाहती है। उनकी बेटी यानी मिसाल मलिक की बेटी यासीन मलिक और मिसाल मलिक की जो बेटी है उसने अपनी वालदा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मैं और मेरी बेटी 25 मई को यासीन मलिक के प्यार में निकल रहे हैं और खान साहब अल्लाह का वास्ता है अपनी अंदरूनी सियासत को भूलकर 2 दिन बाद ये सब कुछ कर लें। मेरा नाम है रज़िया खान अंकल। अपना प्रोग्राम 2 दिन के बाद कर दें, कुछ नहीं होएगा, 2 दिन के बाद करें। 25 पे आप सब आ जाएं। मेरे पापा को इंडिया मोदी मारना चाहता है, मेरे पापा को बचाना है। कैपिटल में एक तरफ खान साहब होंगे और दूसरी तरफ कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक की रिहाई के लिए लोग निकलेंगे और इसी का खौफ है मिसाल मलिक को कि हमारी ये जो तहरीक है ये दब ना जाए। वो खान साहब ने तो लखा लोगों लेके आना ना, कम से कम 2-3 अरब लोग तो खान साहब के साथ होंगे। वो श्रीनगर हाईवे पर बैठे होंगे और फिर इंतज़ार करेंगे काफिलों का, कोई दाएँ से आएगा कोई बाएँ से आएगा। और अब तक की आज़ादी और लॉन्ग मार्च के ऐलान के बाद ट्विटर पर कम से कम 1 मिलियन लोगों ने उसको फॉरवर्ड किया है। तो फिर ये यकीन रखना चाहिए कि ये 10 लाख लोग जिन्होंने ट्विटर के ऊपर कम से कम हकीकी आज़ादी के नारे को सेकंड किया है, ये 10 लाख लोग तो इस्लामाबाद पहुंचेंगे और कम से कम खान साहब इतने लोगों के साथ इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे तो फिर उनके इनकलाब को कोई नहीं रोक सकता। तो अब खान साहब के लिए बड़ा चैलेंज ये कि वो कम से कम इतने लोग लेकर इस्लामाबाद पहुँचे कि जिससे ईवान इक़्तिदार के दरोबाम हिल जाए और दीवारों दर हिल जाएँ और उनके मुखालफिन जो है वो दुम दबा के भाग जाए। लेकिन हुकूमत दूसरी तरफ डटी हुई है और हुकूमत ने कहा कि हम इनको लॉन्ग मार्च नहीं करने देंगे। हुकूमत के लोग जिनमें राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगज़ेब शामिल हैं, उन्होंने तो ऐलान कर दिया कि वो लॉन्ग मार्च को रोकेंगे। मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि इधर हमने आलमी मालियाती इदारे के साथ बातचीत का आगाज़ कर दिया और इमरान खान ने नए हमले का आगाज़ कर दिया है, खूनी मार्च नहीं होने देंगे और लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए मुशावरत करेंगे। 4 साल मुल्क और अवाम को लूटने वाला 25 मई को फिर लॉन्ग मार्च करके यानी लूट मार करने आ रहा है
उनका ये कहना था कि इमरान खान 4 साल की नाकामियों, नाअहलियों, करप्शन की माफ़ी मांगने इस्लामाबाद आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है मरियम औरंगज़ेब ने कि इलेक्शन का ऐलान हमने करना है, जो मर्जी कर ले, इलेक्शन तब होगा जब हम चाहेंगे। राना सलाउल्लाह ने कहा कि अगर इत्तेहादियों ने फैसला किया तो किसी को इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगे। और खान साहब का माजी का रिकॉर्ड ख़राब है, वो जो झूठे और यूटर्न के माहिर है और सड़कों पर फसाद फैलाना चाहते हैं। अगर उन्हें आने की इजाज़त दी गई तो फिर हम आवाम के जान माल को महफूज बनाएंगे, और अगर फैसला हुआ कि उन्हें नहीं आने देना तो फिर उनको घरों से नहीं निकलने देंगे। तो हुकूमत के इरादे ये कि वो लॉन्ग मार्च रोकने की तैयारी कर रही है और मुशावरत भी कर रही है, तजावीज़ भी कर रही है। इस पे सवाल है कि क्या इस्लामाबाद को आर्टिकल 245 के ज़रिए फ़ौज के हवाले किया जा सकता है, जबकि कल खान साहब ने नारा मारा कि फ़ौज न्यूट्रल रहे। अब फ़ौज न्यूट्रल ही होती है, फ़ौज तो कहती है अब न्यूट्रल है, लेकिन हुकूमत वक्त के अहकामात की पाबंद होती है। खान साहब भी तो कहते रहे ने, और उस वक्त भी फ़ौज ये कहती थी जी जो हुकूमत कहेगी हम तो उनके अहकामात के पाबंद है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह फ़ौज का कोई जवान खुद को न्यूट्रल करार देकर अगर अपने अफसर की हुकूमतूली करेगा उसको कोर्ट मार्शल हो जाता है। तो फ़ौज तो हुकूमत का, अगर हुकूमत फ़ैसला करेगी तो फिर मानना पड़ेगी। और ये कामयाबी है इस हुकूमत की, शहबाज शरीफ की, कि उन्होंने फ़ौज के साथ अपने ताल्लुकात भी ख़राब नहीं किए और उनकी बात को सुना भी और उस बात को अपनी पार्टी के अंदर रखा भी। और उसके बाद उन्होंने इत्तेहादियों के साथ मुशावरत के बाद वो सख्त फैसले नहीं लिए जो उनसे करवाने के लिए कहा जा रहा था। तो एक तरफ तो ये हो रहा है और दूसरी तरफ अब खान साहब जिन्होंने कल ये कहा जी कि मेरी जान को कोई ख़तरा नहीं, पहले वो कहते थे मेरी जान को बड़ा ख़तरा है, कल उन्होंने कह दिया मेरी जान को कोई ख़तरा नहीं है और मैं अब लॉन्ग मार्च करने आ रहा हूँ, 25 मई को मैं श्रीनगर हाईवे पर बैठा हूँगा। यानी पाकिस्तानी अवाम को बेरोज़गार करके, मुल्की मईशत को तबाह करके, महंगाई का तूफ़ान ला के, अरबों डॉलर के कर्ज लेके, करप्शन को अपनी इंतहा पर पहुँचा के अब हाँ साहब मुल्क में लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं। और ये लॉन्ग मार्च के बारे में बहुत से लोगों का ख्याल ये कि ये शायद वो फाइनल कॉल है या आखिरी हरबा है या आखिरी तरीका है जिससे मुल्क को इंतशार में डाला जा सकता है, मुल्क को तबाह किया जा सकता है, अनारकी और खूनी फसाद करा के इस मुल्क का जो जो रही सी कसर है वो पूरी की जा सकती है। इससे पहले भी खान साहब ने 2014 में इस्लामाबाद में 126 दिन का धरना दिया था, इसके दौरान उन्होंने पार्लियामेंट हाउस पर अटैक किया, वज़ीर हाउस पर हमला किया, टीवी स्टेशन पर अटैक किया, जंगले तोड़े, बिजली के बिल जलाए और पता नहीं क्या कुछ किया। तो खान साहब ये सब कुछ करके आज 4 साल हुकूमत करने के बाद वो कहते हैं कि अवाम से कि मुझसे ये मत पूछो कि मुल्क तबाह और बर्बाद कैसे हुआ। और वो डिफेंड किसको कर रहे हैं, कभी फराग गोगी के डिफेंड करते हैं, कभी वो किसी और को डिफेंड करते हैं। वुज़रा के एहसास से 250% मर गए, वो कहते हैं मुझसे ना पूछे हैं, मुझसे मेरी कारकर्दगी ना पूछे, मुझसे वज़ीरों की करप्शन का ना पूछे, मुझसे वज़ीरों के जो 250-300% इजाफे हुए हैं एहसासों में वो ना पूछे, कोरोना फंड के 1200 अरब खा गए वो ना पूछे, 20,000 अरब का कर्जा लिया, लगाया किधर है, गया किधर है, किसके पेट में गया, किसकी जेब में गया, ये मत पूछे। करप्शन के रिकॉर्ड जो है ना, यानी रिंग रोड का मत पूछे, आटा चीनी के स्कैंडल का मत पूछे, पेट्रोलियम में जो अरबों रुपए खाए गए, जेब में डाले गए वो ना पूछे। डॉलर 105 से 189 का कैसे हो गया, चले 125 से कह लें, 125 से 189 का कैसे हो गया, पेट्रोल 70 से 160 रुपये का हो गया, बिजली 8 से 21 की हो गई, कौन पूछेगा। कहते खान साहब कहते मेरे को ना पूछो, महंगाई 4% थी जब खान साहब आए थे, 14% पहुँच गई, कहते मुझसे ना पूछे। खबरदार किसी ने मुझसे पूछा कि 1 करोड़ नौकरियां किधर है, 50 लाख घर किधर है, 200 यूनिवर्सिटियां किधर है, 150 डैम किधर है, 200 अस्पताल किधर है, क्योंकि मुझे तो मेरी जान को खतरा है, मेरे खिलाफ साजिश हो गई है और अब मैंने लॉन्ग मार्च करना है, मुझे हकीकी आज़ादी चाहिए। यानी अब वो हकीकी आज़ादी जिन्होंने लेनी है ना वो ये याद रखें, यानी जो चाहते हैं कि वो आटे चीनी की लाइन में खड़े हो जाए, फिर से वो पेट्रोल की लाइन में खड़े हों, फिर से वो महंगी अद्वियात पे शोर मचा रहे हो, अस्पतालों में उनके अजीज़ों कार पड़े हों और दवाइयाँ मिलना, वो हाथ सबके लॉन्ग मार्च में पहुँचे। वो जो शख्स इस बात को बुरा नहीं समझता कि उसकी बहन महंगी अद्वियात के लिए कहीं जाए और उसकी माँ शनाख्ती कार्ड हाथ में पकड़े हुए सख्त गर्मी में 5 किलो आटे के लिए लाइन में खड़ी हो, वो ज़रूर खान साहब के लॉन्ग मार्च में जाए। लेकिन जिन लोगों ने खान साहब की लूट मार देख ली है, महंगाई देख ली है, महंगाई का तूफान देख लिया, जो उनकी पॉलिसी से बेरोज़गार हो गए, वो लॉन्ग मार्च में क्यों जाएंगे। और ये लॉन्ग मार्च या आज़ादी मार्च या हकीकी आज़ादी मार्च नहीं है, ये माल बचाओ, खाल बचाओ, गोगी बचाओ मुहिम है। हाँ साहब ने 2008 से पहले भी आवाम से बड़े वादे किए थे, जिस तरह आप हकीकी आज़ादी का वादा कर रहे हैं इसी तरह तब्दीली का वादा किया था।
तो अगर तब्दीली आ गई तो फिर हकीकी आज़ादी भी आ जाएगी। तो अगर तब्दीली का नारा झूठा था तो हकीकी आज़ादी का वादा कैसे सच्चा हो सकता है? हाँ साहब, 2018 में जब वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने यानी वो 4 साल हुकूमत में रहने के बावजूद अपनी कारकर्दगी नहीं बताते, ये नहीं बताते कि मैंने क्या किया, और लूटमार का जवाब देने की बजाय उन्होंने एक फार्मूला, गुलामी, आज़ादी, अमरीकी साजिश, मरासला, तो लोग उनके झांसे में आ गए हैं। अब वो जो झांसे में है वो भी पाकिस्तानी हमारे भाई हैं। अब वो अगर खान साहब की को समझते हैं कि खान साहब उनके मसीहा है, उनके वली हैं, उनके पीर फ़कीर हैं और वो उनको निजात दिलाएंगे, मसीहा है वो मसीहा जो जिसके वो इंतज़ार में बैठे रहते, तो ज़रूर उनके लॉन्ग मार्च में जाए, ज़रूर उनकी तहरीक में हिस्सा लें, ज़रूर सब कुछ करें, लेकिन एक दफ़ा ज़रूर बैठ के सोचें, पिछले 4 साल की कारकर्दगी को सामने रखें। ये मत सोचें कि जो उनसे पहले के लोग थे वो ईमानदार थे, फ्रॉडिये थे, बेईमान थे। कंपैरिजन कर लें कारकर्दगी का और कंपैरिजन कर लें कि पाकिस्तान के साथ क्या हुआ। जिस चीज़ का खान साहब इल्ज़ाम दूसरों पे धरते थे कि 40 साल में उन्होंने पाकिस्तान में हुक्मरानी की, पाकिस्तान बर्बाद हो गया, खान साहब ने 4 साल में कसर निकाल दी। खान साहब की स्पीड उनसे 100 गुना ज़्यादा है, तो उन्होंने 4 साल में वो कुछ कर दिया जो पिछले 40 साल में, पिछले 70 साल में नहीं हुआ था। अब वो आगे जी मैंने लॉन्ग मार्च करना है और मैंने वो चलानी है तहरीक। तो अब खान साहब देखते हैं 2 दिन है, 48 घंटे का वक्फा है और खान साहब तैयारियाँ कर रहे हैं, बैठे होंगे वो प्रोटेक्टेड बैठे हैं और इधर उनके लोग भाग रहे हैं। खासकर उन लोगों के खिलाफ जिनके खिलाफ पर्चे दर्ज है उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही, दौड़ा दौड़ा के उन्हें मारा जा रहा है। यानी उनके खान साहब का जो हमायती प्रोपोगंडा करने वाला मीडिया था उसके खिलाफ सिंध बलूचिस्तान में मुकदमे हुए हैं और पंजाब में उनकी दौड़ें लगी हुई हैं और गिरफ्तारी नहीं हुई अभी, लेकिन दौड़ें लगी हुई हैं। कोई घर से भागा हुआ है, कोई रो रहा है, कोई चलता डाला देख के वॉशरूम में घुस जाता है, किसी की अहलिया ट्वीट कर रही है कि जनाब वो मेरा तो बंदा ही नहीं मिल रहा, 2 घंटे से मैं रब्ता कर रही हूँ और बंदा जो स्पेस पे बैठा लोगों को लेक्चर दे रहा है, भाषण दे रहा है और कहता है मैं डरता नहीं हूँ, बस गिरफ्तारी अवॉइड कर रहा हूँ। तो वो डरना क्यों कहते हैं? किसी को डाले नज़र आ रहे, कोई अपना तल्लक शहीदों के ख़ानदान से बता रहा है, कोई रुपोश हो चुका है और ख़ास सब जो इनके सब के इमाम हैं या इनके जो मसीहा हैं, जो इनके लीडर हैं, वो बैठे हैं बड़े आराम से पेशावर में अपने हुकूमत के सेफ हेवन में और कहते हैं इनकलाब आ रहा है। और ये इनकलाब नहीं आ रहा हजूर, ये तबाही का पैगाम आ रहा है। अब मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो समझने वाले समझ गए, कहते तो मैं नाम भी ले लेता हूँ, हमारे बहुत से साफ़ी उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुए सिंध बलूचिस्तान में, जिनमें अरशद शरीफ, साबिर शाकिर, इमरान रियाज और भी कोई होगा, समी इब्राहिम भी हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछले 4 साल में हुकूमत के ग्रुप में बैठ के, यानी हुकूमत को उन्होंने बैठ के टेलीविज़न पे, मीडिया पे फेवर किया, लोगों को इनकलाब की बातें बताई, तब्दीली के फसाने सुनाए, 50 लाख घरों की नवीस सुनाई, 1 करोड़ उन्होंने कहा नौकरियां मिलेंगी, उन्होंने कहा समंदर से तेल निकल आया, उन्होंने कहा खान उम्मत मुसलमा का वाहिद लीडर बन गया, पूरी दुनिया उनके पीछे है, झुक झुक के सलाम कर रही है, ये मसीहा है और इसने तब्दीली ले आया और मुशत हमारी टॉप पे चली गई है और तरक्की हम कर रहे हैं। ये सारे झूठ जो है ये इसी मीडिया के ज़रिए पहुंचे थे। अब वो सारे क्या है, वो कोई अपने घर पे नहीं है, कोई किधर घुसा हुआ है, कोई किधर घुसा हुआ है, ये नहीं कहते ना बातें करोड़ों की दुकान पकौड़ों की, तो हाल वही है। तो मुकदमा दर्ज होने के बाद अब जो सवाल है वो ये नहीं है कि इनके खिलाफ मुकदमात क्यों दर्ज हुए, सारे जर्नलिस्ट हैं और आज़ादी इज़हार राय के हम सब कायल हैं, हम कहते हैं जी आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन इसको अगर आप उस तरह अभी गिरफ्तारी नहीं हुई इनकी तो हम साथ खड़े हैं, ये जिनके मैंने नाम लिए हम बिल्कुल इनके साथ खड़े हैं, इनके साथ कोई ज़्यादती होगी तो हम सबसे पहले आगे होंगे। हाँ, इनका ताल्लुक किसी भी ग्रुप से है, क्योंकि साफ़ी जो है वो अपनी एक ओपिनियन रखता है और उनकी ओपिनियन ये है कि खान साहब ज़बरदस्त लीडर हैं और बाकी सारे चोर हैं, डाकू है, गद्दार है। ये वही है ना जिनके नज़दीक मतीउल्लाह जान भी गद्दार था, सत्तूर भी गद्दार था, हामिद मीर भी गद्दार था, आसमा शराजी भी गद्दार थी और यही हमें बताते थे कि ऐसा कानून लाया जा रहा है कि अब गद्दारी के मुकदमा दर्ज होंगे और कोई बचेगा नहीं, सब फड़े जाएंगे। तो ये जो दूसरे लोगों को गद्दार गद्दार बोलकर अपनी दुकानें चमका रहे थे ना, और बहुत से सहाफ़ी ऐसे जिनके मैं नाम शायद नहीं ले रहा हूँ, जिनके ख़िलाफ़
ये बैठ के कहते थे कि जनाब ये तो सारे मुल्क दुश्मन हैं, गद्दार हैं और पता नहीं क्या क्या लोग हैं। अब उनकी अपनी जो है ना वो आंसू नहीं थम रहे। हमारे दोस्त साबिर शाकिर, उनका मैं बड़ा दिल से एहतराम करता हूँ, वो जर्नलिस्ट हैं, उनकी अपनी राय है, उनका अपना अंदाज़ है, मैंने बड़ी तनकीद भी की उन पर। वो तो बेचारे रो पड़े कि मुझ पर गद्दारी का मुकदमा। तो भाईजान जब दूसरों पे हो रहे थे मुकदमा, तो उस वक्त जो आप लोगों के बेडरूम में घुस घुस कर बातें बता रहे थे और किसी के ताने जोड़ रहे थे अमेरिका से, किसी के जोड़ रहे थे इंडिया से, किसी को आप इसराइली का एजेंट, किसी को यहूदी एजेंट, तो उस वक्त किसी को नहीं ख्याल आया कि कल को ये हमारे साथ भी हो सकता है। दुनिया में मुकाफात अमल है, जो आप बोएंगे वो काटेंगे। जिस तरह आपने लोगों को जो कुछ किया, और मैं समझता हूँ वो तो बड़े ज़बरदस्त लोग थे। इब्सार आलम जिसको फायर लगा वो रोया नहीं, मतीउल्लाह जान जिसको पिटाई हुई उठा के ले गए वो भी नहीं रोया, असद तूर की बाजू तोड़ दी, उसको तशद्दुद किया, घर में घुस के मारा, वो भी नहीं रोया, रज़ी दादा, इमरान शफकत, रज़ी दादा को जब पकड़ा हुआ था मैं खुद मिलने गया तो बड़े मुतमईन बैठे हुए थे। उन्होंने कहा यार जो करते हैं वो हमारी ओपिनियन है और हम तो इससे विड्रॉ नहीं करें, हमें कोई सपोर्ट करता है कि नहीं करते। आज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, एना जितने मैं नाम ले इनको कोई नहीं पूछ रहा, ये इन पे इल्ज़ाम है, ये लिफाफे हैं, लेकिन ये इनको मुस्लिम लीग नून वाले भी नहीं पूछते, क्योंकि ये ओपिनियन मेकर है। ये अपनी ओपिनियन के मुताबिक ये कंपेयर कर रहे थे कि पिछली गवर्नमेंट उससे पिछली गवर्नमेंट उससे पिछली गवर्नमेंट, कंपेयर किया है। हाँ सब अगर इस मुल्क को जन्नत बना देते तो हम सारे मिलके उनके पाँव धो धो के पीते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर जब लोगों ने अपनी सारी चीज़ें यानी एनालिसिस किए तो वो कुछ इधर खड़े हो गए, कुछ उधर खड़े हो गए। अब जो उधर खड़े हुए हैं उन पे इत्तफाक है, ये मुकाफात अमल है कि उनका बुरा वक्त आ गया। अगर खान साहब रहते हुकूमत में तो उनकी मौजें लगी हुई थी। जिनके यूट्यूबर के 10 लाख व्यूअर्स हैं, और ये वो व्यूअर्स हैं जो ट्विटर पे 10 लाख ट्वीट को यानी फॉरवर्ड कर करके हकीकी आज़ादी का जो ट्रेंड है वो 10 लाख हो गया चंद घंटों में। इसी तरह चंद घंटों में इनके यूट्यूब जो है चैनल का जो वीलॉग होता है वो भी हो जाता है। तो इनको जो आमदनी वहाँ से होती है वो हज़ारों लाखों में नहीं है, वो करोड़ों में है। तो ये उनको क्यों ना फेवर करें। लेकिन ये किसी ने बड़ा ज़बरदस्त स्क्रिप्ट लिखा कि मुकदमात कर दो और इनको मारो कम, घसीटो ज़्यादा, और चीखें निकल रही हैं। वो एक साफ़ी की अहलिया के को पकड़ने गई है पुलिस, तो उन्होंने बड़ा बड़ा फार्म हाउस बनाया हुआ, तो घर पे गई है तो उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए हैं। पुलिस को अंदर बुला कर कहा जनाब इन्होंने हमें यरगमाल बना लिया। पुलिस कहती है इन्होंने हमें यरगमाल बना लिया है, यानी अहले खाना ने यरगमाल बना के वीडियो बना के, और फिर कहने लगे जी मेरे शौहर से रब्ता नहीं। वो इंस्पेक्टर इफ्तिखार आलम ने ट्वीट कर दिया, उन्होंने कहा जनाब हम फंसे हुए हैं, हमें इन्होंने यरगमाल बना लिया, अब हमें जाने नहीं दे रहे। तो फिर दौड़े लगी हुई है ना, किसी की किसी जानब, किसी की किसी जानब। एक बड़ी ज़बरदस्त बात मैं भूल गया, वो आज फ़ोन आया था जब शाह महमूद कुरैशी साहब को, जब इमरान खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो जनाब फ़ोन आया, शाह महमूद कुरैशी ने दिखाया इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब फ़ोन देखा, मुस्कुराहट ज़रा हंसे, फिर कहा बंद कर दो। फिर शाह महमूद कुरैशी ने फिर उसके बाद फ़ोन सुना, फिर खान साहब ने ज़रा वक्फा दिया, फिर कहा बंद कर दो, सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। फिर शाह महमूद कुरैशी ने को थोड़ी देर बाद इमरान खान को फ़ोन के बारे में बताया कि वो कह रहे हैं कॉल लो वरना आपको ट्रैप करेंगे। तो शाह महमूद को इमरान खान ने कहा कि चलें कि इन्हें कहो कि कर दें। तो ये बाहर 1 मिनट की कॉल थी और ये मीडिया को दिखाई गई, यानी कि शाह महमूद कुरैशी को इतना इंपॉर्टेंट फ़ोन हुआ था, सीट से उठ के जाके बात करके आ सकते थे, लेकिन उन्होंने वहीं बैठ के और माइक के सामने, माइक इतने सेंसिटिव होते हैं कि आप कान में किसी की बात करें वो भी सुनाई देती है, और पता था कि सारा मीडिया सुन रहा है, और यही हुआ। फिर मीडिया पे ये बात आ गई और ये इंटेंशनली थी। तो मुझे याद आ गया मुशर्रफ दौर का, मुशर्रफ ने जब नई नई एमरजेंसी लगाई, मार्शल लॉ लगाया, तारुल कादिर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो उनके आसपास जैमर लग गए और फ़ोन जैम हो गए। तो उनका सेक्रेटरी मोबाइल लेकर आया, उनका सर GHQ से कॉल है, और फिर तारुल कादिर साहब ने GHQ बात की, टगड़क टगड़क टगड़क। सारे साफ़ी अपने फ़ोनों को देखिए, उनके सिग्नल लगाए, फ़ोन जैम, और तारुल कादिर साहब फ़ोन में बात कर रहे हैं। जब उन्होंने बात करने के बाद तारुल कादिर साहब ने मुखातब किया और उन्होंने ये तासुर दे दिया कि GHQ से कॉल आई, कादरी साहब को इतने इंपॉर्टेंट है और उनकी बात हो रही है ऊपर। तो उस किसी साफ़ी ने पूछ लिया कि जनाब सर्विस तो बंद है, मोबाइल सर्विस बंद है, आपको कॉल कैसे आई। ये वाक़या बहुत से लोगों को याद होगा, बड़ा स्पेशल केस है। उसी तरह की एक वारदात डाली गई है। तो ये वारदात की ये नकल ही मारते हैं, इनको असल तो पता ही नहीं है, इसलिए
तो वो किताब लिखी गई, नकल ही मारते हैं, मेरे असल के नज़दीक भी नहीं जाते। खैबर पख्तूनख्वा की 3 तहसीलों में बल्दियाती इलेक्शन की रीपोलिंग हुई है। उसमें जो अब तक के नताइज है उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून और JUI फे कामयाब हुई है। PTI नहीं जीती उतूँ। जुनूबी वज़ीरिस्तान से JUI फे का उम्मीदवार रीपोलिंग में जीता है। PTI वहाँ से आ रही है। मानसरा में नून लीग का सरदार खान जीता है 42,000 से ज़ायद वोट लेकर। PTI उतूँ ही हार गई है। तो पब्लिक पोल ये है, आवाम ये कहती है, आवाम सारी ट्विटर पर नहीं बैठी हजूर। ट्विटर पे तो माशाल्लाह आप ट्विटर के बादशाह हैं, वज़ीर आज़म हैं, बल्कि अगर कहा जाए ट्विटर के आप हिज हाईनेस हैं, क्या कहा जाए आपको, शहनशाह आलम है। कोई मुकाबला नहीं ट्विटर पे और उस पर टिकटॉक पे और यूट्यूब का जो शॉर्ट्स है उस पर भी आप छाए हुए हैं। एक और बड़ा ज़बरदस्त लतीफ़ा हुआ, मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ एक तहरीक अदम एतमाद जमा कराई थी। तहरीक अदम एतमाद के जिन्होंने जमा कराई उनको रोकने के लिए उन्होंने असम्बली के बाहर पैरे बिठा दिए, दाखिला बंद कर दिया। तो PTI और PMLQ के 25 अरकान ने यानी मौजूद थे 20-25 लोग, तो वोटिंग कराई गई। तो पैनल ऑफ चेयरमैन ने वोटिंग करा दी, यानी वहाँ कोई चेयरमैन भी नहीं था, और तहरीक मुस्तरद कर दी, क्योंकि वो नून लीग वाले मौजूद ही नहीं थे, वो इजलास में थे ही नहीं, उनको अंदर वो आए नहीं थे। तो ये मुख्तसर यानी 9 मिनट की कार्रवाई के बाद इजलास 6 जून तक मुलतवी कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रुकन जो समी खान ही उस्मा बुखारी के शोहर हैं, वो हाल में मौजूद नहीं थे और वो बाहर थे, और उनको वो पुलिस के साथ रौला पड़ा हुआ था वहाँ पे, अंदर जाना बाहर आना, पुलिस रोक रही थी जाने से, क्योंकि जो कौमी जो पंजाब असम्बली का जो प्रेमिसिस है गेट के अंदर, उस पर स्पीकर साहब की अमलदारी होती है, तो स्पीकर साहब ने किसी को नहीं अंदर आने दिया। तो करारदाद उस वक्त पेश की गई जब मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के अरकान असम्बली हाल में मौजूद ही नहीं थे, और जब नून लीग और इत्तेहादी जमातों के अरकान आए तो उस वक्त पता चला कि जनाब मामला ठप हो गया। यानी इन्होंने वही वारदात की जो अक्सर हुकूमत सेनेट के इजलास में जुमे के रोज़ करती थी कि लोग जुमा पढ़ने जानते, पिछू उसी कोई ना कोई कानून साजी कर लिए, कोई करारदाद मंजूर करा ले, वही वारदात की। तो इस पर जो है नून लीग वाले बड़े नाराज़ हुए और उन्होंने समीउल्लाह खान और उस्मा बुखारी की ट्रोलिंग शुरू कर दी और कहा जनाब ये गद्दार हैं, फलाना है। तो वो बेचारी बड़ी उदास परेशान, और इसका बड़ा अफसोस है, यही सुनना बाकी रह गया था कि हुकूमत में आने के बाद जब भी पार्टी निगाम हाउस में जाए तो हम गए हैं, अब हमें वो कहा जा रहा है कि ये गद्दार है और फलाने हैं। तो उस्मा बुखारी हकीकत है कि जिन 2 ख़वातीन का अगर हम नाम लें, मरीम नवाज़ का तो है ही, और मरीम औरंगज़ेब का भी नाम है, लेकिन मरीम औरंगज़ेब ज़्यादा स्ट्रगल उस्मा बुखारी की है। उस्मा बुखारी ने बाकायदा प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड जो है वो जंग लड़ी है, और जिस तरह वो टेलीविज़न के ऊपर टॉक शो में बैठ के बड़े बड़े नामवर किस्म के लफाजी अल्फाज के बाजीगरों का मुकाबला वो करती रही हैं, उनको क्रेडिट देना चाहिए। ये जो हुकूमत के हमायती भाग रहे हैं ना कि साढ़े से गद्दारी का पर्चा हो गया, इल्ज़ाम लग गया, वो भाई वो अपने लोगों पे भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। गद्दारी तो इस मुल्क में लगता है कि वो हामिद भी कहते हैं ना, गद्दार तो एक सर्टिफिकेट है। मोहतरमा फातिमा जनाब को जिन लोगों ने गद्दार करार दे दिया उनके ऊपर गद्दारी का लेबल लगा दिया, तो बाकी तो हंसी खुशी अपने ऊपर गद्दारी के इल्ज़ाम लेते हैं। एमिर रोंडे हैं, साबर शाकर और वो बाकी के लोग जो हैं, इमरान रियाज वगैरह, खुश हो कि आप पे गद्दारी का लेबल लग गया। गद्दार आप नहीं है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये वो गद्दारी नहीं है जो मुल्क को कौम से होती है। ये भी मजाक, गद्दार तू गद्दार, वो कहते तू चोर, कहते तेरा प्यो चोर, वो कहते सौकने, सुनो ना, ये तकरार है। तो इस तकरार के ऊपर कोई परेशानी नहीं होनी। अब पंजाब के बाद सिंध में भी गवर्नर का तनाज़ा शुरू है। पंजाब में तो गवर्नर लगा नहीं रहे वो जनाब सदर मुमलिकत जनाब मोहतरम डेंटिस साहब, और उधर सिंध में भी गवर्नर नहीं लगा रहे, पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है। सिंध में आपको पता है कि नसरीन जलील का नाम भेजा हुआ है, MQM की बड़ी हम रहनुमा है, और शहबाज शरीफ ने उनका नाम फॉरवर्ड किया हुआ है कि इनको गवर्नर लगा दें। अब वहाँ नून लीग वाले भी नहीं हैं, लेकिन वहाँ पे रौला पड़ गया है और नसरीन जलील का नाम समरी में रोके बैठे हुए हैं। ये समरी मई के दूसरे हफ्ते में भेजी गई थी
और इसमें कहा गया था कि वफाकी हुकूमत ने नसरीन जलील को गवर्नर नामजद किया है और असम्बली को मंजूर करें। 10 रोज़ हो गया तकरीबन, लेकिन इस पर कोई ना इसको मंजूर किया गया ना इस पर कोई एतराज़ लगाया गया। पंजाब में तो एतराज़ लगाया गया ना कि जी हम नहीं लगा सकते बलीगुर रहमान को और उमर चीमा साहब गवर्नर रहेंगे। दूसरी बार शहबाज शरीफ ने समरी भेज दी है कि जनाब उमर चीमा नहीं बलीगुर रहमान ही होंगे, तो वो भी अगले 2-4 दिनों में उनका हो जाना है। लेकिन ये यानी हद हो गई है। मैंने पहले भी कहा था ये आरफ अलवी साहब माशाल्लाह तारीख में अपना नाम लिखवा के रहेंगे और ये सादे नहीं जाएंगे। जैसे कप्तान सादा नहीं जा रहा ना, ये भी सादा नहीं जाएंगे, ये भी कुछ ना कुछ करवा के जाएंगे। और ये बाकायदा जो वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से भेजी गई आइनी समरियाँ उनको रोक रहे हैं, जिससे ये फेडरेशन है, ये 4 सूबों से मिलकर एक मुल्क बना हुआ है जिसमें मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले मुख्तलिफ लोग रहते हैं। तो सदर जो है वफाकी अलामत होता है, उसका काम है लोगों को इकट्ठा रखना, तफरीक डालना नहीं है कि वो फलाना यूँ है फलाना यूँ है फलाना यूँ है। तो उनको जो रिकमेंडेशन आती है उनको वो एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो ना वो सिंध में किसी को गवर्नर लगने दे रहे हैं ना पंजाब में लगने दे रहे हैं। तो इससे जो फर्स्ट क्रिएट हो रहा है, जो बुहरान बन रहा है, ये उसमें बराबर के हिस्सेदार है। अगर इमरान खान साहब की ये कोशिश है कि मुल्क में इंतशार पैदा और लोग दस्तों गिरबान हो जाए, लड़ाई हो जाए और खूनी फसाद हो जाए और खुदा ना हादसा हम कोई नागहानी सूरत हाल की जाने बढ़ जाए, तो उसमें सदर मुमलिकत जो है वो पीछे नहीं है, उसका बराबर का हिस्सा है, ये उतना ही जिम्मेदार है। अब गर्मी है और लोड शेडिंग जो है वो जारी है। इस पर प्राइम मिनिस्टर साहब को तवज्जो देनी चाहिए। जितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है उतनी ज़्यादा लोड शेडिंग बढ़ रही है। 14 घंटे बिजली जा रही है पंजाब में भी, और बलूचिस्तान में तो पूछे ही मत, जहाँ 20 घंटे लोड शेडिंग है। सिंध का बुरा हाल है, कराची में 6 से 12 घंटे की लोड शेडिंग है, आधी रात को बिजली गायब हो जाती है। पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा और पूरे पाकिस्तान बचे कोई नहीं जितने नई लोड शेडिंग हो रही। लाहौर जैसा शहर, यहाँ पे लोड शेडिंग का दौरानिया यहाँ भी ठीक ठाक है, 8 से 6-8 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। और वज़ीर साहब को इस पर तवज्जो देनी चाहिए, ये बड़े अहम और संगीन मसाइल हैं। और फाइनली ये जी के 48 घंटे रह गए हैं। आज 23 मई है, कल का दिन है 24 मई। परसों हाँ सब श्रीनगर हाईवे बैठे होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे आजा मेरे बालमा। तेरा इंतज़ार है। देखते हैं कि लाखों लोग निकल के, करोड़ों लोग उनकी तरफ जाते हैं, या फिर उधर से राना सनाउल्लाह आते हैं, या हुकूमत के लोग आते हैं, या फिर इनका दाखिला बंद होता है। और मेरा गुमान ये है कि लोग निकलेंगे, इसमें कोई शक नहीं। खान साहब ने जितने बड़े जलसे किए हैं और जिस तरह ट्विटर पे लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, और जिस तरह लोग खान साहब के पीछे हद से गुजर जाने के लिए तैयार हैं। जो खान साहब कह दे वो ठीक है। खान साहब ने कहा मेरी जान को ख़तरा होने का मान लिया, कल खान ने कहा मेरी जान को ख़तरा भाई। तो जो वो उनका सिर्फ एक ही नज़रिया, खान जिंदाबाद। तो देखते हैं खान जिंदाबाद होता है या फिर हुकूमत इस पर कुछ अहम कदम उठाती है। लेकिन जो कुछ भी होने जा रहा है वो मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। मुल्क के सियासी हालात जब तक स्टेबल नहीं होंगे मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो खान साहब तो जो बाहर निकले ने उन्होंने मुल्क को स्टेबल होने ही नहीं दिया। अगर खान साहब 2-4 महीने अपोजिशन में बैठ जाते और इस मुल्क को चलने देते, देखते कि ये हुकूमत क्या करती, ये भी तो फ्लॉप ही जा रहे हैं ना बकौल आपके कि ये कुछ नहीं कर पा रहे, ये डेड फ्लॉप है, तो लोग खुद ही इनको गालियाँ वालियाँ दे के फारग होते। लेकिन लॉन्ग मार्च और ये जो जिस तरह की हासिल सूरत पैदा कर रहे हैं, ये हुकूमत के हक में जा रही है बात, और इदारे इसको नापसंदीदगी की निगाह से देख रहे हैं। तुसी भावे जाली कॉल करो या कोई राब्ते कर रहे हैं, किसी को ज़रूरत नहीं है आपसे राब्ते करने की। आप अपने पाँव पे कुलाल रहने के लिए स्ट्रॉन्ग है, और 2 दिन बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि खान सब सच्चे हैं या कि पाकिस्तान के बाकी अवाम सच्चे हैं और यह हक व बातिल की लड़ाई है, या ये फिर कोई साजिश है जो अपने हतमी अंजाम की तरफ बढ़ रही है। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखें।